स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। अशोक वानखेड़े ने किस तरीके से वर्तमान सरकार को क्रिटिसाइज किया, यह न्यूज़ देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंगल के साथ। न्यूज़ हमें HNP न्यूज़ ने साझा की है। HNP न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं आप, अशोक वानखेड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, सीनियर पत्रकार हैं और अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। देखिए क्या कुछ उससे आपको मोक्ष मिल सकता है, लेकिन राजनीति में जब आप भक्ति दिखाते हैं, राजनीति में जब आप व्यक्ति पूजा करने लगते हैं, तो आप मान लीजिए आप लोकतंत्र को कमजोर करके एक तानाशाह को जन्म देते हैं। आज हमारे यहाँ हमारे राजनीतिज्ञ अपने आप को भगवान समझते हैं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं तो आजन्मा हूं, नॉन बायोलॉजिकल हूं। वो खुद को अवतार मानने लगे हैं। और जब आप अपने आप को भगवान मानने लगते हैं तो फिर आप तानाशाह हैं, और जब आप तानाशाह होते हो तो फिर संविधान खत्म हो जाता है। हमारे यहां कहावत है, बंदर के हाथ में वस्तुरा। नाई के हाथ में वस्तुरा हो तो ठीक है, वो दाढ़ी बना सकता है, बाल काट सकता है, लेकिन बंदर के हाथ में जब वस्तुरा जाता है तो वो कितने लोगों को जख्मी करेगा और खुद को भी कितना जख्मी करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जब आप शासन चलाने की शक्ति ऐसे कुपड़ों के हाथ में देते हैं जिनको अपने देश और संविधान और लोकतंत्र से कुछ लेना देना नहीं, और मात्र स्वार्थ और चुनाव जीतने के लिए ही अभी आज राजनीति चलती है, तो फिर संविधान और लोकतंत्र की कोई मायने नहीं। कार्यपालिका का काम है कि वो संविधान के अनुरूप, यदि विधायिका गलती करता है तो कार्यपालिका उसको सुधारता है कि सर ऐसा नहीं, आपको ये गैर कानूनी होगा, इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन हमारी कार्यपालिका 2 कदम आगे है। यदि वो कहता है कि ऐसा करना चाहिए तो नहीं साहब, थोड़ा सा और ज्यादा करो, कोई हर्ज नहीं है, बस मेरी पोजीशन ठीक ठाक रख लो, मुझे प्रमोशन देते जाओ, मलाईदार डिपार्टमेंट में मुझे अपॉइंटमेंट देते जाओ, मुझे मेरी कमाई करते जाओ, संविधान की ऐसी तैसी और देश गया भाड़ में। फिर इन सबको कंट्रोल करने के लिए यदि न्यायपालिका नहीं हो तो फिर जनता को ही उठना होगा। न्यायपालिका से बहुत अपेक्षाएं होती है। आदमी का अंतिम निर्णय होता है कि कुछ नहीं हुआ तो कानून में न्यायालय में देख लूंगा तुझे। लेकिन जब न्यायपालिका अपने पैरों में घुंघरू बांध के सत्ता पक्ष के दरबार में मुजरा करने लगे तो फिर आम आदमी देखेगा भी तो कहां देखेगा। क्या वर्तमान में हमारा न्यायपालिका ऐसा करता है? क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हाईकोर्ट का जज बन सकता है? और यदि भाजपा का कोई प्रवक्ता, एक महिला प्रवक्ता थी, वो हाईकोर्ट की जज बनाई गई, क्या अपेक्षा है उससे? वो अपने पार्टी के प्रति विचारबद्धता होगी उसकी, या अपने उस सोच के प्रति प्रतिबद्धता होगी? संविधान की कौन चिंता करता है? लेकिन पता पड़ा कि ये गलती हुई कैसे? बाद में पता पड़ा कि भूषण गवई ने अपने भांजे को भी कर दिया, 45 साल के, और ये डील था, आपके प्रवक्ता को मैं बना दूंगा, मेरे भांजे को भी बना दूंगा, आप मेरे भांजे के बारे में मत बोलना, मैं आपके प्रवक्ता के बारे में नहीं बोलूंगा। आपसी स्वार्थ में न्यायपालिका को डुबाने के लिए ये लोग यदि आते हैं तो ऐसे न्यायमूर्ति से क्या अपेक्षा की जाती है? हमारे चंद्रचूड़ साहब बार बार भाषण देते थे कि न्याय होना मतलब नहीं है, होता हुआ न्याय दिखना चाहिए। यह न्यायपालिका का पहला एक प्रिंसिपल है। वो चुनाव के बाद बिहार में चलते चुनाव में 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में गए। यह आचार संहिता का उल्लंघन था। चुनाव खत्म होने के बाद राजनीतिक दल गए कि साहब ये हुआ है, आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अरे चुनाव हारने के बाद आ जाते हो यार, फालतू की बात करते हो, छोड़ो। सर्वोच्च न्यायालय कहता है। उसके बाद आसाम में चुनाव आए, चुनाव के पहले लोग पहुंच गए, बोले साहब बताओ, ये मुख्यमंत्री एक गन लेके मुसलमानों के सामने ऐसा फायरिंग करते हुए दिखाई दिया है, और ये बीजेपी ने रिलीज किया है, बाद में भले ही विड्रॉ किया, लेकिन एक संविधान पद पे बैठा हुआ आदमी ऐसा करता है। तो वही बेंच वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की, वो कहती है कि अरे चुनाव के पहले यहां आके चुनाव, सुप्रीम कोर्ट को चुनाव का आंकड़ा बनाते हो, गजब। चुनाव के बाद आए तो हारते हुए इसलिए आते हो, चुनाव के पहले आए तो चुनाव का आंकड़ा बनते हो, तो फिर हम जाए कब? 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर होते हैं तो महिला के बेनिफिट के लिए होते हैं, और स्टालिन ने एक योजना घोषित की तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टालिन को कहा जनता के पैसे लुटाने के लिए है क्या? तो फिर जनता के पैसे महाराष्ट्र में जो वो लुटाने के लिए है क्या? जो मध्य प्रदेश में हुआ वो लुटाने के लिए है क्या? जो बिहार में है वो लुटाने के लिए है क्या?
यदि न्यायपालिका किसकी सरकार है, इस चश्मे से यदि न्याय देना होगा तो थू है ऐसी न्यायपालिका पे नहीं हमारे न्याय की अपेक्षा इनसे। हमने तो कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने बाहर बोर्ड लगा देना चाहिए कि यहां सिर्फ विपक्ष के कोई एंटरटेनमेंट नहीं होगा, विपक्ष नहीं आएगा। एक न्यायाधीश के यहां नोट के बंडल मिलते हैं, वो इस्तीफा देने से मना करता है, बोलता है नहीं दूंगा, जा तुमको जो बनता है सो कर लो। उसके बाद उसके ऊपर महाभियोग आता है तो उसकी चर्चा तक नहीं होती, उसका नंबर तक नहीं लगता लोकसभा में। एक यादव करके न्यायाधीश है इलाहाबाद हाईकोर्ट के, वो बोलता है ये संविधान कुछ नहीं है, न्याय तो बहुसंख्या के आधार पर होगा। संविधान का उल्लंघन है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने बुला के बोला क्या बोल दिया, माफी मांगो। वो बोला मैं देखता हूं, बाहर जाके बोला मैं माफी नहीं मांगूंगा। वो अभी भी न्यायाधीश बैठा हुआ है और ये कुछ उसका नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका भी महाभियोग यदि लाओगे तो जिसने बहुसंख्यकवाद की बात की होगी उसको ये कैसी सजा देंगे, किस अधिकार से सजा देंगे? क्योंकि इन्हीं का बोया हुआ बीज है जो एक वैश्यला वटवृक्ष होकर आज न्यायपालिका में बैठा है। तो कहां न्यायपालिका से आप उम्मीद रखोगे? जब न्यायपालिका से भी उम्मीद नहीं है, जब कार्यपालिका से उम्मीद नहीं है, जब विधायिका से उम्मीद नहीं है, तो फिर एक चारा बचता है कि विधायिका बदलो, सरकार बदलो। एक बिल्कुल आप जर्मनी के पैटर्न पे चले, हिटलर ने भी वही किया था, सारा मीडिया अपने कब्जे में कर लिया था। उसके बाद हिटलर जो कहता था पूरा जर्मनी में महिमा मंडन होता था। लोगों को लगता था कि एक नया भाग्य विधाता आया है। उस भाग्य विधाता ने जर्मनी को कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि जो ऐसे सपने आपको दिखाएंगे जिसका कोई मायना नहीं है, जिसके कोई माए बाप नहीं है, जिसके कोई लॉजिस्टिक नहीं है। जब मोदी जी आए तो बोले कांग्रेस को 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दे दिए भैया। फिर बोले मुझे 5 साल और चाहिए, दे दिए भैया। फिर बोले 2030 में नए भारत की नींव रखूंगा, अब बोलते 2047 में विकसित भारत होगा। 2047 में क्या भारत होगा वो छोड़ दीजिए, वर्तमान में भारत क्या है इसमें। आज भारत की स्थिति सबसे दयनीय है विश्व में। विकसित भारत कहां है ये मैं पूरा देश भर भर के जाके ढूंढ रहा हूं, मुझे तो कभी कोई विकसित भारत नहीं दिखा। मुझे दिखा तो सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ, कुछ नहीं। हर जगह पर नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो नरेंद्र मोदी जी ने जो विरासत में लिया था वो 54 लाख करोड़ का कर्जा था देश पे। वर्तमान में हमारे देश पे जो कर्जा है वो 210 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया है। और इस कर्जे के मायने क्या है? ये कर्जा कोई छोटा मोटा नहीं है। जो 2026-27 का बजट जो पेश किया गया हमारे पार्लियामेंट में, मैं सरकार के आंकड़े के बताता हूं आपको, तो जितना 2026-27 के लिए केंद्र सरकार का खर्चा है, जितना खर्चा है उसका 26% सिर्फ ब्याज पे देने पे जा रहा है। आप इमेजिन करो, आपके घर में यदि आपको 10,000 रुपए तनख्वाह है और उसकी 2,500 रुपए सिर्फ ब्याज के जाते होंगे तो आपकी स्थिति क्या होगी? 14 लाख करोड़ सिर्फ ब्याज दे रहा है देश, और कुछ मुद्दल पकड़ के कुछ इंस्टॉलमेंट भी दे दो ब्याज के साथ, तो वो 19.5 लाख करोड़ का आंकड़ा है। ये आदरणीय वित्त मंत्री ने दिया हुआ है। जितना हमारा इनकम है साल भर का, जिसको हम रिसिप्ट कहते हैं, आवक कहते हैं, उसके 40% हमारे टोटल मिल्कियत की 40% हम सिर्फ कर्ज अदायगी में और ब्याज अदायगी में दे रहे हैं। ये देश कहां से सुधरेगा? फिर हमारे यहां जो कर्जे का रेशियो है जीडीपी का, टेक्निकल बात है ये, लेकिन ये 55% से ज्यादा है। मेरे हिसाब से 30% पे ही आपकी आर्थिक स्थिति हिलने लगती है। बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है, बाबा साहब की जब जीवनी पढ़ोगे तो आदमी पूरी जीवनी नहीं पढ़ सकता, बीच में उसको रुक जाना पड़ता है, क्योंकि आगे पढ़ नहीं सकता, वो संघर्ष सोच भी नहीं सकता। फिल्मों में दिखाया हुआ संघर्ष जैसा लगता है। यदि उस महामानव ने पूरे जीवन भर संघर्ष करके हम लोगों को ताकतवर बनाने का प्रयास किया है, और यदि हमारे ताकत के उस हमारी धरोहर पे यदि कोई डकैती डालने का प्रयास कर रहा होगा और इसके बाद में हम चुप है, तो हमसे बड़ी नपुंसक उन्होंने औलादे पैदा नहीं किया, ऐसा मैं मान सकता हूं। या मैं अपने आप को भी गाली दे रहा हूं। मात्र बाबा साहब की जयंती साजरी करने से कुछ नहीं होगा। जयंती पुण्यतिथि को नारे लगा के और डीजे लगा के घूमने से कुछ नहीं होगा। बाबा साहब का काम डीजे लगा के बाबा साहब को आप महिमा मंडित नहीं कर सकते।
बाबा साहब के ऊपर गाने गा के महिमा मंडित नहीं कर सकते। बाबा साहब को वाकई आदरांजलि देनी होगी और वाकई आपके मन में सम्मान होगा तो हम सबको उस संविधान के लिए लड़ना होगा जो संविधान आज धीरे धीरे शैने शैने समाप्ति की ओर हो रहा है। हमारे द्वारा दिखाई खबर पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया की न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।